हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवांस मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल पे। सो दिस इज कपिल यादव एंड इन दिस वीडियो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डिस्कशन अबाउट inverse trigonometric functions, I wish to I like to discuss about functions and then trigonometric functions and then inverse trigonometric functions. Okay, so मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, ये जो प्लेलिस्ट कंप्लीट मैं करने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। यहाँ पे आपको पहले तो चैप्टर के रिगार्डिंग बेसिक्स मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। लेकिन मेन जो एम है वो क्या है कि हम यहाँ पे आर डी शर्मा के जो मैथ्स है अपना, उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं चैनल के ऊपर, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट हर मतलब मोस्टली क्वेश्चन 99% हर एक क्वेश्चन की सोल्ड अनसोल्ड सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन की जो आर डी शर्मा के अंदर है, स्पेशली जो बोर्ड्स के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड, एचबीएसई या फिर स्पेशली स्टेट बोर्ड का नाम लिया मैंने, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएस, कोई भी बोर्ड है आपका जहाँ पे आर डी शर्मा और एलिमेंट्स और फिर एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दी जाती है, तो स्पेशली उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। आपको अगर किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी क्वेश्चन की सॉल्यूशन चाहिए आर डी शर्मा मैथमेटिक्स की, तो आप चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को। होपफुली उसको सभी क्वेश्चंस की सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। कोई बाई चांस क्वेश्चन ऐसा रह जाएगा जिसकी सॉल्यूशन ना मिले। अगर फिर भी उस क्वेश्चन की आपको सॉल्यूशन चाहिए, देन यू कैन मेल मी और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा टाइम लिए। तो थोड़ा-सा हर वीडियो के स्टार्टिंग में हम जो बेसिक्स है उसको ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। मेन एम तो मेरा रहेगा क्वेश्चन सोल्व करने का। मैं आपको क्वेश्चंस की सॉल्यूशन एकदम बेस्ट वे में, एकदम बेस्ट अप्रोच के साथ, अच्छी-अच्छी स्किल्स के साथ कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको हर एक वीडियो में, हर एक क्वेश्चन के साथ बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बोला, बेसिकली हम आर डी शर्मा के मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी सॉल्यूशंस यहाँ पे करने वाले हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर आपको रिकमेंड करना है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पहले आप वीडियो देख लीजिए, पता कर लीजिए कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे मतलब एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, उसके बाद आप रिकमेंड करना, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड कंप्लीट देखना प्लीज़ वीडियो को। अगर बीच से कोई भी कंसेप्ट आप स्किप करोगे तो क्वेश्चंस अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस क्या करना था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहले तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा और साथ साथ 11th का चैप्टर भी चल रहा होगा, ठीक है ना। एक दिन 11th के चैप्टर की वीडियो मिलेगी आपको, एक दिन 12th के चैप्टर की, यानी कि धीरे धीरे हम कंप्लीट जो आर डी शर्मा है उसकी सॉल्यूशन करने वाले हैं हर एक चैप्टर की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दिस इज कपिल यादव एंड यू आर ऑन एडोमैथ्स मेंटर। ओके, ऑब्वियसली आपको हर क्वेश्चन के साथ, हर आंसर के साथ, हर एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है, बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी, ठीक है ना। फिर भी आपको कोई सेटिस्फेक्शन ना हो या फिर आपको कोई डाउट लगे किसी भी सॉल्यूशन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी वो मेरे को बता सकते हैं, आपकी क्वेरी दूर की जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन के साथ हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा उल्टा चलना पसंद करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ तक पहुँच पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले हम क्या ही पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में थोड़ा सा, हल्का सा फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद पहुंच जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, तभी तो पता चलेगा कि क्या होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तभी तो कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा एकदम फील के साथ, ठीक है। सो आप साइड में देख पा रहे होंगे ये जो टैग है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, ठीक है। तो आप भी वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिस पर्पस के साथ आप आए हो उसमें कंसिस्टेंसी दिखाना। वीडियो में लास्ट तक ऐसे ही बने रहना, देखते रहना, कोई भी सेकंड, कोई भी मिनट स्किप मत करना। हाँ, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। जैसे अभी मैं स्टार्टिंग में फंक्शन डिस्कस करूंगा, तो अगर आपको फंक्शन के बारे में पता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, उस पार्ट को, ठीक है ना। तो बेसिक सी डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन की, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है फंक्शंस, मैं कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखने वाला, ठीक है।
आई नो आपको पता है क्योंकि आप वीडियो देखने आए हैं सिर्फ़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे फ़ंक्शन को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करने वाले। फ़ंक्शन को आपको ऑलरेडी पता होगा कि भई फ़ंक्शन क्या होता है, तभी तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन पढ़ने आए हो। फिर भी एक बार फ़ंक्शन की डेफ़िनेशन देख लेते हैं। तो फ़ंक्शन क्या होता है? सबसे पहले आपको 2 नॉन एम्प्टी सेट्स लेने होंगे। 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हमने कंसीडर किए। बोथ दीज़ नॉन एम्प्टी बोथ दीज़ सेट्स आर नॉन एम्प्टी, ओके? देन ए फंक्शन f, हम कैसे डिनोट करते हैं फंक्शन को, कैसे डिफाइन करते हैं? ए फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b इज ए रूल, ध्यान से सुनना। ए फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b इज ए रूल और ए मेथड और ए कॉरेस्पॉन्डेंस और ए एसोसिएशन, ठीक है, which associates, which binds each element of set A to a unique element of set B। मैंने क्या बोला? जो फंक्शन होता है आपका f होता है, वो क्या करता है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट A, हम इसको डिनोट ऐसे करते हैं f सच दैट फ्रॉम A टू B, ठीक है ना? हमने जिस सेट से जिस सेट पे फंक्शन डिफाइन किया है, और ये जो ऑर्डर होता है ये बहुत मैटर करता है कि कहाँ से कहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है ना? ये बात मैं धीरे-धीरे जब इसके अंदर आपको इंट्रोड्यूस कराता लेके जाऊँगा, हम इस दुनिया में घुसते चले जाएँगे, तब आपको ये चीज़ में क्लैरिटी आएगी कि भई A टू B बोलना और B टू A बोलना, इनमें कितना डिफरेंस है। बेसिकली ये दोनों बातें आपको इसी वर्ड तक लेके जाएँगी, इस वर्ड तक, ठीक है ना? इनवर्स के वर्ड तक, ठीक है? तो इस बात को ध्यान से समझना। फंक्शन क्या होता है? एक मैपिंग होती है, एक रूल होता है, जो एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन होता है, और जो दिस फर्स्ट जो आपने जहाँ से जहाँ पे डिफाइन किया है, तो इस फर्स्ट सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है ना? इस फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसके एक यूनिक एलिमेंट के साथ इसको मैप करवाता है, बाइंड करवाता है, एसोसिएट करवाता है, ठीक है ना? तो ये दो कंडीशंस जो मैंने बोली, इनके ऊपर फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो पूरी पूरी कंप्लीट, मतलब इन्हीं दो डेफिनेशंस के ऊपर टिकी हुई है सारे फंक्शन की डेफिनेशन। यही मतलब ये जो दो कंडीशंस है यही फंक्शन की नींव है, एक तरह से कहा जाए तो, ठीक है ना? तो फंक्शन क्या होता है? जो फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के, ठीक है? उसके बाद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये दो बातें आपको याद रखनी है। यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है? तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट होता है किसके साथ? टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। देन वी कैन से दैट जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है, जो मैपिंग आपने डिफाइन की है, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन, ठीक है? सो दिस इज द डेफिनेशन, और आपको इसके बारे में पता भी होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते। उसके बाद हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, ठीक है? फिर हम पहुंचेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। उससे पहले बीच में हम इस वर्ड को भी स्किप करके क्या करते हैं, हमने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ के फिर हम सीधा इनवर्स फंक्शन पे आएंगे। इन दो वर्ड्स को अटैच करके बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इनवर्स फंक्शन पढ़ने के बाद ही तो पता चलेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब किनको कहते हैं, ठीक है ना? सो फंक्शन की डेफिनेशन आपने देखी, ये सब बातें आपको पता होंगी कि इसको हम डोमेन बोलते हैं फर्स्ट सेट को, एंड सेकंड सेट को हम रेंज कोडोमेन बोलते हैं, और जिन जिन एलिमेंट्स के साथ आपकी बाइंडिंग की जाती है, मैपिंग की जाती है, उनको हम रेंज सेट बोलते हैं, ठीक है ना? वो सारे एलिमेंट रेंज सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना? जो जो एलिमेंट पेयर बनाएंगे किस सेट के? बी सेट के, ठीक है ना? और जो जैसे आपने सपोज ये मैंने सेट ले लिया, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3, मैंने ये इस सेट से लेके ए बी सी तक एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है ना? एंड सपोज मैंने एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए डिफाइन कर दिया, एंड एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी डिफाइन कर दिया, एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू ऑल्सो बी डिफाइन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? होना क्या चाहिए था? ईच एलिमेंट, तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, एंड 3 भी आ गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो देखिए ये जो एलिमेंट है 1, ये ए के साथ मैप है, ठीक है ना? उसके बाद 1 आपको कहीं पे भी मैप नहीं मिलेगा, यानी कि यूनिकनेस शो हो रही है, ठीक है? तो अगर मैं इसको ऐसे एरो डायग्राम से अगर आपको शो करना चाहूँ, तो दिस इज आपका 1 2 3 सेट, एंड दिस इज आपका ए बी सी सेट, ठीक है? तो 1 किस पे मैप करवाया हमने? ए पे, ठीक है ना? तो देखो 1 की इमेज जो है ना वो यूनिक है, ठीक है ना? उसके बाद 2 की जो इमेज है वो क्या है? बी। 2 की इमेज भी यूनिक है, उसके बाद 2 की कोई इमेज नहीं है। 3 की इमेज भी क्या है? बी। यहाँ से ऐसे मत सोचना कि यूनिकनेस फेल होगी, नो। 3 की इमेज तो यूनिक है ना, 3 की इमेज। 3 तो कहीं और दूसरी जगह पे नहीं जा रहा ना, यहाँ से देखो, ठीक है ना? सो दिस इज फंक्शन, वी कैन से दैट दिस इज फंक्शन, ओके?
सो यहाँ पे मैं आपको ये छोटी-छोटी बातें बता रहा हूँ बस। वैसे आपको फ़ंक्शन के बारे में पता है, मैं अगेन एंड अगेन यही बात कह रहा हूँ। जो यहाँ पे 1 होता है, हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं और 1 और a का जो क्या बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि फ़ंक्शंस का जो ओरिजिन है वो बेसिकली रिलेशन से हुआ है, ठीक है ना? और हम रिलेशन को ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं, किस पे बेस्ड होती है रिलेशन? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। और जब आप 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। तो जब 1 a के साथ मैप होगा तो वो क्या बनाएगा? पेयर बनाएगा 1a टाइप का, ठीक है ना? जब 2b के साथ मैप होगा तो वो पेयर बनाएगा 2b टाइप का। जब 3b के साथ मैप होगा तो वो पेयर बनाएगा 3b टाइप का, ठीक है ना? ओके, गॉट इट? सो हियर ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं डोमेन एलिमेंट, ठीक है ना? डोमेन जो होता है ना वो पूरे सेट का नाम होता है, बेसिकली फर्स्ट सेट के पूरे सेट का नाम होता है डोमेन सेट। तो मैं इस एलिमेंट को बोल रहा हूँ, डोमेन एलिमेंट बोल सकते हो, या फिर इसका अच्छा सा प्रिसाइज नाम अगर हम रखना चाहें तो इसका नाम होता है प्री इमेज। ओके, इसका नाम होता है प्री इमेज। ये सब बातें आपको पता है, ठीक है? उसके बाद सेकंड एलिमेंट का नाम होता है इमेज। याद रखने का तरीका बताऊं तो देखो, ये इमेज और इससे जो पहले आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्री इमेज, ठीक है? यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे? इमेज, और इससे जो पहले आया जो फर्स्ट आया है ना उसको क्या बोल देंगे? प्री इमेज। सेम हियर, दिस इज प्री इमेज एंड दिस इज इमेज। सेम हियर, दिस इज प्री इमेज एंड दिस इज इमेज। सो यू कैन से दैट आपने क्या कंक्लूड किया यहाँ से, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम? जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स है ना उनको हम क्या बोल रहे हैं? इमेज बोल रहे हैं। और किन को बोल रहे हैं? जो बाइंड है, जिन्होंने पेयर बनाया। देखो सी ने किसी के साथ पेयर नहीं बनाया तो सी को आप प्री इमेज मत बोलना, सॉरी सी को आप इमेज मत बोलना, सी किसी की भी इमेज नहीं है। ओके, तो जो जो पेयर में आ गए ना, जिन जिन्हें बाइंड किया, जिन जिन्हें एसोसिएशन बनाई इन एलिमेंट्स के साथ, उन्हीं को क्या बोला जाएगा? दिस इज ऑल्सो इमेज। एंड किसकी इमेज? वन की इमेज, ठीक है? सो ए यहाँ पे बेसिकली इमेज ऑफ वन बोला जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको कोई ऐसे कह दे कि एफ ऑफ वन इक्वल टू है 3, तो आप इस चीज को कैसे पढ़ोगे? here 3 is a image of 1 and 1 is pre-image of 3। सेम here इस ordered pair में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, 3 is pre-image of b and b is image of this 3, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड है, मैप्ड है, एसोसिएटेड है। तो इन दोनों को हमने ऐसे पढ़ा, ये तो प्री इमेज है और ये इमेज है। ओके, आई होप जो बातें मैंने बताई वो आप सब समझ पाए होंगे। अभी आगे चलते हैं फंक्शंस को ज़्यादा डिटेल में ना डिस्कस करते हुए। तो आपने देखा कि फंक्शन, एक हमने बताया कि एक रूल होता है जो एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होता है। ये बात मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं वापस आने वाला हूँ, ठीक है ना? तो इससे पहले आपने बाइनरी ऑपरेशन ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, ठीक है ना? बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? क्योंकि हम अब इनवर्स फंक्शन पे जंप करने वाले हैं, इनवर्स फंक्शन के ऊपर, ठीक है? सो इनवर्स फंक्शन आपका कब बनेगा, कैसे बनेगा? आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो समझ लीजिए, ठीक है? अच्छा समझ में आया आपको, बेटर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, दिन 24/7, है ना? मस्त किसी भी टाइम आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। सो हियर एफ सच दैट ए टू बी अपना फंक्शन अपन ने डिफाइन किया था, ठीक है? एग्री करते हो इस बात पे? हमने एफ सच दैट ए टू बी फंक्शन डिफाइन किया था। एंड बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हमने पढ़ा था, अगर आप दो एलिमेंट्स कंसीडर करते हो ए एंड बी और उनको ऑपरेट करते हो, और ऑपरेट करने के बाद अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, आप उनको ए स्टार बी करो या फिर आप बी स्टार ए करो और आपको क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। यानी कि आप किन्हीं भी दो सेट के दो एलिमेंट्स को क्या करो? ऑपरेट करो, और जब वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दें रिजल्ट में, आउटपुट में, देन आप क्या बोल सकते हैं? ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज इनवर्स ऑफ ए। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इनवर्स हो जाते हैं, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं हमने, ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं ए बी जो होता है, अगर उनकी प्रोडक्ट हमें आइडेंटिटी मिल जाए तो हम क्या बोलते हैं कि हेयर ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। से मेरा आप नंबर्स के अंदर देख सकते हैं, रियल नंबर्स के अंदर अगर मैं 4 और 1/4 की मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? 1। हेयर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो हमें क्या मिल रहा है? जब हम 4 की मल्टीप्लाई 1/4 से कर रहे हैं ना तो हमें 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? 4 इज इनवर्स ऑफ 1/4, ठीक है? एंड 1/4 इज इनवर्स ऑफ 4। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये बातें मैंने थोड़ी सी की बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग कि हम इनवर्स किसको बोलते थे, ठीक है? अब हमें इनवर्स पढ़ना है फंक्शंस का, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, हम फंक्शन पे बात करेंगे, ठीक है ना? तो फंक्शन में इनवर्स किसे बोला जाएगा? जब आप एक फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन के साथ बाइनरी में ऑपरेट करो और आपको क्या मिले? आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन मिले। सो मैं हेयर आइडेंटिटी फंक्शन को आई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप कब कहेंगे कि एक फंक्शन का इनवर्स दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है ना? तो अगर आप उन दोनों को ऑपरेट करें और ऑपरेट करने के बाद आपको क्या मिल जाए?
आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए। सो दैट आप ऐसे भी कर सकते हैं जी स्टार एफ, तब भी आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ठीक है ना। देन आप क्या बोल सकते हैं, दीज टू फंक्शन जी एंड एफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये थोड़ा सा आगे की डिस्कशन थी, हम इस बात पे थोड़ा सा टाइम के बाद आएंगे, 4 से 5 मिनट बाद। सबसे पहले हम अब बात करते हैं कि जैसे मैट्रिक्स के ऊपर कंडीशन होती है ना कि इस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल कब होगी कब नहीं होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक कंडीशन आती थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अगर नॉन जीरो आए ना, तभी उस मैट्रिक्स का जो है ना ए इनवर्स आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ कंडीशन अपने फंक्शन पे भी होती है, आपको पता भी होगा कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, ठीक है ना। तो आइए उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि अपना फंक्शन जो है ना एफ, वो इन्वर्टिबल कब होगा, कब बोल सकते हैं कि उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स नाम से ही पता चल रहा है आपको उल्टा होने वाला है कुछ, है ना। अब फंक्शन था ही क्या, फंक्शन कुछ भी नहीं था, एक सेट से दूसरे सेट पे मैपिंग थी। इसको उल्टा करने का क्या मतलब है, इसका इनवर्स करने का मतलब क्या बन सकता है, ठीक है ना। हम कुछ ऐसा करेंगे कि फंक्शन को बी से ए डिफाइन करेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। सपोज कोई जी फंक्शन मैंने दूसरा बोल दिया, कोई दूसरा फंक्शन जो बी से ए पे डिफाइन है, ठीक है ना। अब आप इन दोनों को एक दूसरे का इनवर्स मत बोल देना, जस्ट इतना देख के कि एक सेट जो है ना वो ए से बी डिफाइन, सॉरी, एक फंक्शन जो है ना वो सेट ए से बी डिफाइन है और दूसरा फंक्शन बी टू ए डिफाइन है, देन आप उनको मत बोल देना कि वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। तो हम वो कंडीशन देखने वाले हैं कि कब किसी एक फंक्शन को बोला जाएगा कि वो दूसरे का इनवर्स है या फिर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं दो नाम यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो फंक्शंस की जो क्लासिफिकेशन होती है उसके बारे में आप अच्छे से वेल फैमिलियर होंगे। जो फंक्शंस की क्लासिफिकेशन होती है वो फर्स्ट सेट के बेसिस पे दो टाइप से की जाती है, एक तो मैनी वन फंक्शन, ठीक है, आपको पता होगा, और एक ए सेट पे वन वन के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है ना। और बी सेट के ऊपर उसको डिफाइन किया जाता है इनटू फंक्शन एंड सेकंड वन इज ऑन टू फंक्शन। इन दो मतलब ये जो क्लासिफिकेशंस हैं इन्हीं के बेसिस पे आपको फंक्शन को चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो फंक्शन को हम किसी फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन कब बोलेंगे, जब कोई फंक्शन ए सेट से बी सेट पे डिफाइन है और मैनी वन नाम से ही पता चल रहा है, मैनी वन ओके। मतलब क्या ही होगा, फंक्शन होता क्या है, मैपिंग करता है ना ए सेट के एलिमेंट्स की उस सेट के एलिमेंट पे, ठीक है ना। कोई मैंने जनरल एलिमेंट उठा लिया ए का, सपोज आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स उठा लिया एंड बी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया वाई, तो फंक्शन क्या करेगा, इस एलिमेंट पे मैप होगा, एफ पे मैप होगा और हमें क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स और वाई, यानी कि एक्स जो है वो प्री इमेज है वाई की और वाई जो है वो इमेज है एक्स की, ठीक है। इन बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब होगा क्या, जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे ऐसे कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है, तो अगर आपके पास इस सेट के अंदर सपोज एलिमेंट्स हैं एक्स ए बी सी और इसके अंदर एलिमेंट आपके पास है सपोज वाई पी क्यू, कुछ भी एनी, ठीक है ना। तो आपको फंक्शन को क्या करवाना है, मैप करवाना है ना इसके एलिमेंट्स को इस सेट के एलिमेंट पे। तो फंक्शन की मैपिंग क्या कह रही है कि मेरे को मैनी वन होना है, ठीक है ना। मैनी का मतलब इस सेट के मैनी एलिमेंट्स एक से ज्यादा एलिमेंट, वन वन इस सेट के एक एलिमेंट पे मैप होंगे, यानी कि समथिंग ऐसा एक्स वाई पे मैप हो गया, ए वाई पे मैप हो गया, बी बी वाई पे मैप हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बी को पी पे मैप कर लीजिए और सी को भी पी पे मैप कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि सभी को एक पे ही मैप करना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कह रहा। यानी कि मैनी एलिमेंट्स जब एक पे मैप हो जाए, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट जब किसी एक एलिमेंट पे मैप हो जाए तब हम उसको क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस है, मैं इनको ज़्यादा थोड़ा सा डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि ये जो पार्ट है वो फंक्शन का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये सारी डेफिनेशन स्किप करते हुए हम चलेंगे फटाक से, हम वन वन और ऑन टू को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो वन वन फंक्शन होता है वो क्या होता है, नाम से पता चल रहा है वन वन, यानी कि कुछ ऐसा होगा, इस सेट के एलिमेंट है ना वो मैप तो होंगे बट वन वन मैप होंगे, ठीक है ना। यानी कि इस सेट का हर एक एलिमेंट कैसी इमेज रखेगा, डिफरेंट इमेज रखेगा, ठीक है ना। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम वन वन फंक्शन, ये भी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर कोई एलिमेंट बी सेट में ऐसा रह जाए, बच जाए, जिसकी इस सेट के अंदर क्या ना हो, प्री इमेज ना हो, तब उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन, ठीक है ना। आप कोई ऐसी मैपिंग डिफाइन करो जिससे आपको क्या हो कि आपने सारे एलिमेंट्स को तो मैप कर दिया और सपोज इसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट रह गया जिसकी यहाँ पे मैपिंग नहीं है, ठीक है ना। एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट रह गया जिसकी यहाँ पे मैपिंग नहीं है, तो उस फंक्शन को कैसा फंक्शन बोला जाएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वन ऑन टू फंक्शन, इसका जस्ट अपोजिट, अगर आप
ने मैपिंग की ए टू बी और आपने क्या किया कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स को मैप कर दिया, बाइंड कर दिया, ठीक है ना? किसी न किसी एलिमेंट के साथ, इस सेट के कोई एलिमेंट के साथ। देन आप उस मैपिंग को क्या बोलोगे? ऑन टू मैपिंग, ठीक है? तो बेसिकली हमें ये 2 मैपिंग्स पढ़नी थी। मैं इनको जल्दी-जल्दी एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना? हमें इन 2 मैपिंग्स पे आना था, वन-वन फंक्शन एंड सेकंड वन इज़ ऑन टू फंक्शन। क्योंकि आपको पता है हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम जिस चीज़ के बारे में ये थोड़ा-सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ना, तो दोनों को ही शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है? तो वन इज़ वन-वन फंक्शन एंड सेकंड वन इज़ ऑन टू फंक्शन, ठीक है? अब इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। जब अपना फंक्शन दोनों चीज़ें सैटिस्फाई करता है ना, दोनों प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो फंक्शन वन-वन भी हो और ऑन टू भी हो, तब हम अपने फंक्शन को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? अगर आपको फंक्शंस के ऊपर मतलब बिल्कुल उम, एक्सप्लेन में वीडियो चाहिए ना, सब कुछ मतलब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, मैं यहाँ पे बिल्कुल बीच-बीच से चीज़ें डिस्कस करता चल रहा हूँ, ठीक है? कभी आपको अगर ऐसा लगे कि भई फंक्शंस को मेरे मेरे को नहीं आते फंक्शन, आपको समझ नहीं आ रहे हो, तो आप प्लीज़ फंक्शंस को क्लियर करके आएँ पहले, उसके बाद इनवर्स फंक्शन समझ आएगा, ठीक है ना? मैं हल्का-हल्का डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? कि फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन कैसे हम इनवर्स फंक्शन तक अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है? फिर हम पहुँचेंगे अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। तो वन-वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, अगर आपका कोई फंक्शन ये दोनों हो जाता है, वन-वन भी और ऑन टू भी, देन हम बोलेंगे हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है और हमारा फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा ना, तभी हमारा जो f है ना, f वो क्या हो पाएगा? इन्वर्टिबल हो पाएगा, ठीक है ना? हमारा फंक्शन जो है ना, वो इन्वर्टिबल होने का मतलब उसका जो इनवर्स है, वो एक्जिस्टेंस में आएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो हमारे फंक्शन का जो इनवर्स है, वो कब एक्जिस्ट करेगा? जब हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव हो। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए, एकदम जचा लीजिए, तसल्ली से सजा लीजिए इस बात को कि अगर आपका फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहता है, आप बोलना चाहते हो कि मेरे फंक्शन f का जो कि a से b डिफाइन है और मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ g, या फिर आप उसको f इनवर्स ही बोल दीजिए, जो b से a डिफाइन हो जाए और मैं भई f को या फिर मैं g को उसका क्या बोलना चाहता हूँ? इनवर्स बोलना चाहता हूँ। तो आप ये बात माइंड में बिठा लीजिए कि आपका जो f है या फिर आपका जो g है, वो कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बिना बाइजेक्टिव हुए आप किसी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट? सो चलिए आगे मूव करते हैं अपने टॉपिक को। धीरे-धीरे हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए बाइजेक्टिव होने के बाद अब बाइजेक्टिव होना क्यों ज़रूरी है? चलिए थोड़ा-सा 2 मिनट के लिए इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं, बाइजेक्टिव होना क्यों ज़रूरी है? जैसा कि आपने देखा कि जो फंक्शन होता है ना, वो एक मैपिंग होती है ए से बी और उसके ऊपर 2 कंडीशंस होती हैं, 2 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ए सेट का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए किसके साथ? बी सेट के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ, ठीक है ना? तो अगर मैं ऐसा ना करूँ, ठीक है ना? तो वो फंक्शन नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो कि भई इस सेट में कोई एलिमेंट छोड़ दूँ, उसने बोला ईच एलिमेंट मैप होना चाहिए, ठीक है ना? और ये सपोज़ आपके पास 4 एलिमेंट है, ठीक है? तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, यहाँ पे एलिमेंट रह जाए सपोज़, यहाँ पे एलिमेंट ये रह गया, इसकी मैंने मैपिंग नहीं की, तो हम इसको क्या नहीं बोलेंगे? फंक्शन। क्योंकि फंक्शन की डेफिनिशन कहती है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। सपोज़ ये अब ये फंक्शन बनाना है हमें, तो बन जाएगा, ठीक है ना? और यूनिक एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए। सपोज़ यही एलिमेंट इसके साथ भी मैप हो गया और यही एलिमेंट इसके साथ भी मैप हो गया, तो देखो यहाँ से इस एलिमेंट की क्या नहीं मिली आपको? यूनिक इमेज नहीं मिली। तब आप इसको क्या नहीं बोलोगे? फंक्शन नहीं बोलोगे अगेन, ठीक है ना? तो ये अगर कंडीशंस फेल हो जाएँगी तो आप उसको फंक्शन नहीं बोलने वाले, ये बात आपने देखी, ठीक है? अब आपको बोलना है कि वो फंक्शन का इनवर्स एक्जिस्ट करेगा, तो इसके लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना क्यों ज़रूरी है? हम इस बात पे डिस्कस करने आए थे, तो मैं अब आपको इसकी ओर लेके चलता हूँ। सपोज़ आपका फंक्शन 1-1 है, ठीक है ना? सपोज़ आपका फंक्शन 1-1 है, 1, 2, 3, 4 1-1 होगा तो आपको हर एक एलिमेंट की क्या मिलेगी? डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, ठीक है? डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। जब आप एक फंक्शन f का जो आपका a से b डिफाइन है, उसको अगर आप इनवर्स निकालोगे, जैसे इनवर्स से मैं डिनोट करता हूँ, तो क्या होगा? पहले तो दोनों सेट क्या हो जाएँगे? इंटरचेंज हो जाएँगे। फंक्शन आपका b से a डिफाइन हो जाएगा। इनवर्स का सबसे पहला मतलब तो यही है कि आपका फंक्शन जो है ना, आपकी जो डोमेन है, वो तो आपकी कोडोमेन बनने वाली है और कोडोमेन है वो आपकी डोमेन बनने वाली है। या फिर मैं कोडोमेन ना बोल के थोड़ा-सा और प्रिसाइज़ली बोलूँ, क्योंकि हम फंक्शन का इनवर्स एक्जिस्ट करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो फंक्शन 1, 1 ऑन 2 है। तो हमारा जो कंप्लीट सेकंड सेट है, वो क्या बनने वाला है? रेंज सेट बनने वाला है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपका डोमेन सेट जो है ना, वो रेंज बन जाएगा और रेंज डोमेन बन जाएगा आपके इनवर्स फंक्शन में और आपके जो फंक्शन होता है उसके अंदर ये रिलेशन रहता है, ठीक है?
यानी कि आपका फंक्शन अगर ए टू बी डिफाइन है, तो आपका इनवर्स फंक्शन बी टू ए डिफाइन होने वाला है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, देखिए जैसे सपोज़ ये आपका एफ फंक्शन है, अगर ये 1-1 फंक्शन है, 1 की इमेज 6 है, 2 की 7 है, 3 की 8 है, 4 की 4 है, ठीक है? जब आप इन्वर्स करेंगे, तो इसको जस्ट रोटेट कर दीजिए 180 पे, इस इधर की साइड बी आ जाएगा, इधर की साइड ए आ जाएगा। तब भी ये जो मैपिंग्स हैं, ये जो बाइंडिंग्स हैं, ये ब्रेक नहीं होने वाली, क्योंकि आपने जब फंक्शन का इन्वर्स पढ़ा है, तो आपने इन्वर्स भी निकाले होंगे। इन्वर्स आप बेशक किसी का निकाल लीजिए, सपोज़ आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, और जब आपका इन्वर्स निकालते हैं, तो क्या होता है? एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ इनवर्स वाई, कुछ नहीं होता, ये फंक्शन इनवर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो एसोसिएशन होती है ना, जो मैपिंग होती है, एक्स और वाई जो एसोसिएट होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, ठीक है ना? बेशक आप इनवर्स निकाल लेना, फंक्शन से उसकी मैपिंग चेंज नहीं होती। 1 अगर 6 पे मैप है, तो अगर आप इसको चेंज कर दोगे, पलट दोगे, रेंज को डोमेन बना दोगे, तो 6 1 पे मैप रहेगा, ठीक है ना? इससे मैपिंग चेंज नहीं होती। तो जब मैं वही कह रहा हूँ, ए से बी जब आपकी मैपिंग है, तो ये आपकी जो बाइंडिंग्स हैं, ये जो एसोसिएशंस हैं, अगर आप इसको रोटेट कर दोगे, 180 से घुमा दोगे, यानी कि हम बी टू ए फंक्शन देखना चाहते हैं, तब भी आपकी यही मैपिंग्स रहने वाली है। क्यों? बिकॉज़ दिस इज़ 1-1 फंक्शन। सपोज़ मैं 4 को यहाँ पे मैप करवा देता हूँ। दिस इज़ फंक्शन, एग्री करते हो? फंक्शन तो है, बट ये 1-1 फंक्शन नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं 1-1 ना होने की वज़ह से क्या फ़र्क पड़ने वाला है हमारी इनवर्स होने पे, ठीक है? सपोज़ ये अब अपना 1-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है? आपको पता है, लेकिन जब मैं इसको रोटेट करूँगा, बी इधर आएगा, तो देखो क्या होने वाला है, बी का जो 8 एलिमेंट है ना, 8 एलिमेंट, बी का जो 8 है, उसकी साइड से आपको क्या मिलेंगी, ए के अंदर 3 और 4। देखो बी का जो 8 है, जब मैं इसको रोटेट कर दूँगा, बी इधर आ जाएगा, विजुअलाइज़ करके देखो, और जब ए इधर आ जाएगा, तो ए का ये जो 3 और 4 है ना, ऐसे समथिंग ऐसे एसोसिएट मिलेगा आपको। 8 जो है ना, ये जो 8 है, इस 8 से आपको ये एरो मिलेगी और ये एरो मिलेगी, ठीक है ना? क्योंकि आपका ये बी बनने वाला है और ये आपका ए सेट बनने वाला है। तो 8 से 3 एंड 8 से 4 आपको क्या मिल रही हैं? 2 मैपिंग्स मिल रही हैं। तो इस बात का क्या मतलब है कि भई 8 की 2 इमेजेज़ हैं, जो फ़ंक्शन होने की कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है ना? कि भई ऐसी फ़ंक्शन की डेफ़िनेशन नहीं होती। फ़ंक्शन को क्या चाहिए? हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज चाहिए, या तो 3 हो या 4 हो, और नहीं हो सकता, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, अगर हमने फ़ंक्शन को 1-1 नहीं लिया था, 3 भी 8 पे मैप कर रहा था, 4 भी 8 पे, देन हमें क्या मिल रहा है कि फ़ंक्शन जो है ना, वो बाइजेक्ट, यानी कि जो उसका इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। सेम आर्गुमेंट हम कर सकते हैं, मतलब इसी टाइप की जो कंडीशन है वो हमारी ऑन टू के ऊपर अराइज़ होने वाली है, कि अगर फ़ंक्शन को ऑन टू नहीं लिया, और जब आप उस सेट को रोटेट करेंगे, बी को ए बनाएँगे, तो आप देखेंगे कि बी के अंदर जो एलिमेंट बचा हुआ था, वो उसकी क्या नहीं मिलेगी आपको अब, जब आप उसको इन्वर्स फ़ंक्शन बोलेंगे, तब आपको उसकी इमेज नहीं मिलेगी ए के अंदर, जब बी इधर उठ के आ जाएगा, ठीक है ना? तो आपको उसकी इमेज नहीं मिलेगी। वहाँ से क्या हो जाएगा, फंक्शन फिर से पॉसिबल नहीं होगा। देन वी कैन से दैट फंक्शन को अगर है ना, एफ इज़, ये हम कंडीशन पढ़ते हैं थ्योरम, बड़ी आराम से लिखी होती है ये थ्योरम, ठीक है ना? एफ इज़ इनवर्टिबल, एफ इज़ इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट हमारे पास वहाँ पे होता है, इफ एंड ओनली इफ का, इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है? तो फंक्शन अगर आपका इन्वर्टिबल होना चाहता है ना, उस वो चाहता है कि मेरा इन्वर्स एग्जिस्ट करे, मेरी कोई एफ इन्वर्स नाम की चीज़ आए, अगर मैं ए से बी डिफाइन हूँ, तो कोई फंक्शन आए जो बी से ए डिफाइन हो, जिसको मैं अपना इन्वर्स बोल पाऊँ, तो उसको क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव होना पड़ेगा फंक्शन को, ठीक है ना? सपोज अब ये एफ इन्वर्स बी टू ए डिफाइन हो गया, तो इसका इन्वर्स अगर मैं एफ इन्वर्स का इन्वर्स निकलवाऊँ, तो ए से बी डिफाइन हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ एफ इनवर्स का, अगर आप फिर से इनवर्स निकालोगे ना, तो वो वापस से कौन आ जाएगा, आपका फंक्शन ही आ जाएगा, ठीक है? तो ये सारी फंक्शन की बातें हैं, हम इनको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको फंक्शंस के लिए क्लैरिटी चाहिए, तो आप फंक्शंस की वीडियो देख सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की ओर धीरे-धीरे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने देखा किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, किसी फंक्शन का जो इनवर्स है वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। तो जब भी हम फंक्शन के इनवर्स की बात करेंगे, सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा कि हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, और हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तभी हम इसकी बाइजेक्टिवनेस बताएँगे, और तभी हम इसकी इन्वर्टिबल होने की बात कहेंगे कि हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है। अदरवाइज़ हम उसके इन्वर्स होने की बात ही नहीं करेंगे। हम वहीं पे रुक जाएँगे, हम छोड़ के चले जाएँगे कि हमें नहीं चाहिए, आपका इन्वर्स रखो आप अपने पास, क्योंकि आप 1-1 तो हो ही नहीं, ना आप ऑन टू हो, तो हम क्यों बोलें कि आपका इन्वर्स होएगा, ठीक है? अभी आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो हमने 2 बातें तो पढ़ ली। एक तो हमने फंक्शन वर्ड को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ज़्यादा देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने अच्छे से नहीं किया। लेकिन फिर भी जितना हमारे लिए ज़रूरी है इनवर्स पढ़ने के लिए, उतना मैंने आपको बताया। आई होप
आप फ़ंक्शन के बारे में अच्छे से जानते होंगे तभी आप इनवर्स फ़ंक्शन पे आए हैं, ठीक है ना? उसके बाद हम अब पढ़ना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन के बारे में। तो इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, सिंपल सी हमें पता है कि 6 अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। मैं बोल रहा हूँ रेशियो, फ़ंक्शन नहीं बोल रहा अभी। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा आप सभी को पता है ना? कोट थीटा सबने मतलब इन इन चीज़ों को अच्छे से ऐसे कि अच्छा 6 साइन थीटा, कोस थीटा ये होते हैं और जो बच्चे होते हैं ना शैतान बच्चे, वो बड़े होके अपने टीचर्स को कहते भी हैं कि सर एक बात बताओ, आपने जो हमें वो साइन थीटा, अल्फा, बीटा, गामा पढ़ाया वो काम कहाँ पे आता है मैथ में? अरे भाई बहुत काम आता है यार, बहुत काम आता है। जो साइंस का फील्ड है उनसे जाके पूछो उनको ये कितने काम आते हैं, ये एंगल्स वगैरह, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस वगैरह, जहाँ पे मैथ्स की एप्लीकेशन यूज़ होती है ना, जहाँ पे यूज़ की जाती हैं, उन्हीं को पता है कि मैथमेटिक्स कितना काम आता है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा यार, ठीक है? तो चलिए अगर इनको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहा हूँ, तब तक जब हम 9th क्लास में 10th क्लास में इनको पढ़ते थे, वहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज़ को, हम परपेंडिकुलर को, हम बेस को रिलेट करवाते थे एक-दूसरे से, इन साइड्स के बीच रिलेशन निकालते थे हम, ठीक है ना? और इसके एंगल्स के बीच रिलेशंस बनाते थे, यानी कि एंगल्स और साइड्स को रिलेट करते थे, साइड्स को और एंगल्स को रिलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ दीज़ 6 रेशियो जिनका हमने नाम दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है ना? अब हम इन रेशियो को 11th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, 10th क्लास में आई होप आपने पढ़ा होगा, अलग-अलग बोर्ड्स में अलग-अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। बेसिकली सीबीएसई में 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब अच्छे से कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप कब बोलोगे? तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आएँगे, वहाँ पे क्या हो जाता है, तब तो आप एक ट्रायंगल में बात करते हो 10th क्लास में तो, ठीक है ना? फिर आप बात करने लग जाते हो कंप्लीट आर पे, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स पे आप बात करने लग जाते हो और आप ऐसे बोलने लग जाते हो कि साइन जो है ना, साइन वो एक फंक्शन है जो एक्स पे लगेगा, ठीक है ना? एक्स पे अप्लाई होएगा और क्या देगा? एक नंबर देगा, एक वैल्यू देगा, ठीक है ना? तो होता क्या है, ये जो एक्स सेट होता है ना, ये क्या होता है आपका एंगल्स का सेट होता है, यानी कि यहाँ पे आपको एंगल्स मिलते हैं। साइन फंक्शन जो होता है वो एंगल्स पे अप्लाई होता है और आपको क्या मिलती है, एक वैल्यू मिलती है, जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है सभी को पता है, मेरे को पता है, आप सभी जानते हो, सारे के सारे इंटेलिजेंट हो आप। तो -1 से 1 तक किसकी वैल्यू होती है, आपके साइन फंक्शन की वैल्यू जाती है, ठीक है ना? ये आपको पता है, ये सारी बातें, ठीक है? तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि हर फंक्शन जो जैसे अभी तक मैं फंक्शन को बोल रहा था एफ से डिनोट कर रहा था, अब उस एफ का एक स्पेशल नाम आ गया और कुछ नहीं, उस एफ को मैं एक्स पे अप्लाई कर रहा था और वो मेरे को वाई दे रहा था समथिंग, ठीक है ना? अभी वही करने वाले हैं हम, हमारी इस एफ का नाम बदलने वाला है, बस इस एफ का नाम क्या हो जाएगा? साइन, ठीक है? मैं अभी इस एक्स को नहीं बोल रहा, वही बात है कि अब मैं इस फ़ंक्शन को क्या नाम दे रहा हूँ, एफ को स्पेशल नाम दे दिया क्या? दिस इज़ साइन, ठीक है? और ये किसी एक्स पे लगेगा और मेरे को कोई ना कोई वाई देगा, ठीक है ना? वही बातें हैं सारी सेम। ऐसे ही मेरे को कोई कोस फ़ंक्शन मिलेगा, अपना कोसाइन फ़ंक्शन, ठीक है ना? वो किसी एक्स पे लगेगा और कोई ना कोई वाई मिलेगा, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है? सेम हियर अपना टेंजेंट फ़ंक्शन, टेंजेंट इस एफ का नाम अब टेंजेंट हो गया, ठीक है? टेंजेंट किसी एक्स पे लगेगा और कोई वाई मिलेगा, ठीक है? ऐसे ही कोट, ऐसे ही कोसिकेंट और ऐसे ही सीकेंट। अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं, हम उनको फंक्शन बोल सकते हैं। हमने उनको डिफाइन किया कि भई ये एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होंगे और कोई जब हम इनको अप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं। डिफरेंट तो नहीं कह सकते, सेम भी आएँगी, ठीक है ना? तब हम उनको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते जा रहे थे। हर एक वैल्यू के लिए हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही थी और हर एक के लिए हमें कैसी वैल्यू मिल रही थी, यूनिक वैल्यू मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि साइन 90 की दो दो वैल्यू होती हैं, कभी पढ़ी है क्या? साइन 90 की वैल्यू 1 भी हो गई और 0 भी होगी, ऐसा पढ़ा है कभी? तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें हर एक वैल्यू की एक यूनिक वैल्यू देता है ये फंक्शन, ऐसे ऐसे ये सारे के सारे फंक्शन, तो हम इनको क्या बोल पा रहे थे, फंक्शन बोल पा रहे थे, ठीक है ना? ऐसे ये सारे के सारे रेशियो जो हैं हर एक एंगल पे यूनिक वैल्यू देते हैं। सो वी कैन से दैट दीज़ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ज़्यादा मैं एलैबोरेट नहीं कर रहा, ठीक है? आई होप आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किन्हें बोलते हैं। तो ये जो 6 चीज़ें हैं मैं इनको अब बार-बार डिस्कस करने वाला हूँ, बस थोड़ा-सा उल्टा करके डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी मैं इनको एक बार बेसिकली फिर से बोलना चाहूँ, सपोज़ अपना साइन फंक्शन है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, आप बोर हो गए होंगे ब्लैक कलर देख-देख के। सपोज़ अपना साइन फंक्शन है वो किसी एक्स पे अप्लाई हुआ और मेरे को क्या मिला, वाई। आपको पता है यहाँ पे जो पुट होता है ना, इनपुट जो होता है, जो डोमेन होता है ना अपना डोमेन सेट, वो किसका होता है? एंगल्स का होता है। यानी कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब लगते हैं तो किस एंगल पे लगते हैं? आपको पता है साइन 90, साइन पाई/2, साइन 4 पाई/2, साइन 3 पाई/2, 5 पाई/3 कुछ भी, ठीक है ना? सो दीज़ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब हम इनको किसी
एंगल पे अप्लाई करते हैं तो हमें कोई वैल्यू मिलती है। यहाँ पे sin पाई बाई 2 कितना होता है 1, यानी कि पाई बाई 2 जो है ना वो एसोसिएट हो गया, बाइंड हो गया किसके साथ 1 के साथ, यानी कि पाई बाई 2 पेयर बना लेगा किसके साथ 1 के साथ, ठीक है ना। आपको साइन फंक्शन का ग्राफ भी पता होगा। साइन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, सपोज यहाँ पे अपना 0, यहाँ पे अपना पाई, यहाँ पे अपना 2 पाई, तो 0 से पाई में तो क्या रहता है ऊपर, ये अपना सपोज 1, ठीक है ना। 0 से पाई में तो क्या रहता है यहाँ तक, और पाई से 2 पाई कहाँ रहता है नीचे, ठीक है। मैं आपको ग्राफ भी दिखाने वाला हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। मस्त ग्राफ देखो, हल्का सा आपको दिखा देता हूँ ग्राफ। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था इस विंडो को, तो मैं आपको इस ग्राफ के बारे में अगर बताना चाहूँ, आप किसी का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने साइन का ड्रॉ किया था, सपोज मैं आपको किसका दिखाऊँ, जैसे कोस का ग्राफ दिखाऊँ, तो ये देखिए कोस ऑफ एक्स का ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बन गया कोस का ग्राफ, ठीक है। अगर आपको इसको अच्छे से देखना है, ये लो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। ये कोस का ग्राफ होगा। आप यहाँ पे कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एनी ग्राफ, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में जानना है ये क्या चीज़ है, तो ये देखिए डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर है। आप गूगल पे जाके इसको देख सकते हैं। आपको कोई भी ग्राफ, कैसा भी ग्राफ देखना हो, तो आप इस डेस्मोस से उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, आपके काम आएगी, बहुत अच्छे तरीके से काम आएगी। जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के हैं, कोई भी, बहुत अच्छे से ही उनको काम आने वाली है सारी चीज़ें। आपको कुछ भी डालिए, एनीथिंग मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी, ठीक है ना। सपोज आप ये ए स्क्वायर टाइप का फंक्शन डालना चाहते हैं, ठीक है। ये जो पावर में चला गया, मैं पहले यहाँ पे डाल लेता हूँ समथिंग एक्स, और ये देखो एक्स का ग्राफ आ गया इतनी देर में। जो अपनी लाइन होती है ना वाई इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाली, उसका ग्राफ आ गया। और यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर लगा दूँ, तो ये देखिए आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये, है ना, पता है आपको किसका ग्राफ है ये, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, अपना पैराबोला, है ना, अलोंग वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज डेस्मोस कैलकुलेटर, ग्राफिंग कैलकुलेटर, जहाँ पे आप कोई भी ग्राफ देख सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली साइन का ग्राफ दिखाने लाया था एक बार के लिए बस। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता मैं, लेकिन आज का ये अगर हम इस वीडियो में फटाफट बेसिक्स खत्म कर लेते हैं, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम जस्ट जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना उन तक पहुंचेंगे बस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब तक पॉसिबल हो पाएंगे, कैसे बनेंगे, ठीक है ना, ये नाम कब तक आ पाएगा एग्जिस्टेंस में, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो ऐसे डिफाइन होते हैं, किसी एक सेट से दूसरे सेट पे, और पहले सेट में आपके पास किसी एक सेट से दूसरे सेट पे, और पहले सेट में आपके पास क्या होते हैं एंगल्स, उन पे जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना वो अप्लाई होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बार बार साइन से लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक को लगा लगा के दिखाऊंगा तो वही बात है, बेसिक सी बात आपको पता है, ठीक है ना। तो मैं सारा जो डिस्कशन है ना वो एक बार साइन के चारों तरफ घूमेगा अपना, साइन ये, साइन वो, साइन ये, साइन वो, ठीक है ना, तो उसको समझ जाना आप, ओके। सो फर्स्ट सेट पे जब, जैसे यहाँ पे एफ डिफाइन होता था ना, एफ सच दैट ए टू बी, ऐसे ही अब यहाँ पे कौन डिफाइन होने वाला है, ठीक, अब यहाँ पे साइन डिफाइन होने वाला है, ठीक है। तो साइन ऑफ ए टू बी, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, साइन फ्रॉम, साइन सच दैट ए टू बी। अब ये साइन किस पे लगेगा, साइन फंक्शन, साइन फंक्शन किस पे लगेगा, इस सेट के एलिमेंट्स पे लगेगा। इस सेट में कौन है एंगल्स, तो जैसे ही साइन एंगल पे लगेगा हमें यहाँ पे कौन मिलेगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डिफाइन होते हैं, ऐसे ही टेंजेंट आ जाएगा, ऐसे ही कोड। तो जब, अब ये भी फंक्शन है, आप चाहते हो कि इस फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करे, इनवर्स एग्जिस्ट करे, क्योंकि मेरे भाई पढ़ना क्या है, पढ़ने क्या आए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी अभी हमने देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बनते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, मतलब किन पे लगते हैं, क्या डोमेन होती है, क्या रेंज होती है, ये सब आपको पता है, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मोस्टली, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चंस पे अप्रोच करना है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे अप्रोच कर जाइए, क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक हम अब आ चुके हैं। हमें पता है कि अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो कुछ ऐसे डिफाइन होता है एक सेट से दूसरे सेट पे, ठीक है। जहाँ पे फर्स्ट सेट में अपने क्या होते हैं एंगल्स, दूसरे सेट में हमें वैल्यूज मिलती हैं। अब अगर मेरे को इस फंक्शन का इनवर्स करना है, तो अपना बी सेट तो इधर आ जाएगा और ए सेट इधर आ जाएगा। समथिंग ऐसा होने वाला है, अगर अपना फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है, साइन एक्स इक्वल टू वाई, तो ये साइन को हम क्या लिखते हैं, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये इस पे अप्लाई होएगा वाई पे, क्योंकि अपना ये जो बी सेट है ये इधर आ चुका है, ठीक है ना। तो अपना फंक्शन क्या नाम दे देंगे, साइन इनवर्स, और वो किस पे अप्लाई होएगा, वाई पे, और हमें क्या मिलेगा आउटपुट एक्स। सब कुछ चेंज हो जाता है, हमने पढ़ा था इनवर्स इनवर्स फंक्शन में, जो डोमेन हो जाती है वो रेंज बनती है, और जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है ना। यानी कि जो अपनी ये जो रेंज थी ना इसको हमने डोमेन बना दिया, देखो, क्योंकि जो फंक्शन होता है ना वो हमेशा डोमेन पे अप्लाई होता है, ठीक है ना, डोमेन के एलिमेंट्स पे। तो साइन इनवर्स ऑफ वाई हमें क्या देगा आपकी बार, एक्स देगा, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे अब। तो
पहले इस बात तक आने के लिए ये देखो ये सिंबल लगाने के लिए मेरे को पहले क्या होना पड़ेगा, इस बात पे डिस्कशन करना पड़ेगा कि भाई जो तेरा sin x इक्वल टू वाई है ना, वो इन्वर्टिबल है भी कि नहीं ये तो बता। क्योंकि अपना जो एफ ऑफ एक्स था ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, उस पे मैंने बोला था कि वो फंक्शन जब भी ऐसा कहेगा ना कि मेरे को इन्वर्टिबल होना है, प्लीज़ मेरे को इन्वर्टिबल बना दो, कोई तो बना दो, तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा भाई एक के साथ रह, दो दो के साथ काम नहीं चलेगा, वन वन रह और क्या रह तू ऑन टू रहे, ठीक है ना? उधर वाले सभी को सेटिस्फाई भी कर और इधर से हर एक इमेज लेके जा, तब मैं तेरा इन्वर्टिबल पॉसिबल करवा सकता हूँ, तब मैं कुछ कर सकता हूँ तेरे लिए, ठीक है ना? तेरा क्या बन जाएगा फिर, इनवर्स बन जाएगा और तेरा जो इनवर्स बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है ना? तो वही बात अब हम डिस्कस करने वाले हैं साइन के केस में, ठीक है ना? कलर चेंज कर लेते हैं, फिर से कहोगे कि बोर हो गए हम, ठीक है? तो आपको बोर नहीं होने देंगे, टेंशन नॉट। हो जा भाई कलर चेंज, अभी कर लेते हैं भाई कलर चेंज, ठीक है? ये भैया आपके लिए कलर चेंज टाइम लगा रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि कलर मैं नहीं हो रहा चेंज, मेरे को छोड़ दिया जाए। लो कर लिया कलर चेंज। देखो यहाँ पे हमें अब साइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या करवाना है, इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है, ठीक है? तो क्या होना पड़ेगा इस फंक्शन को, वही बात जैसे एफ होना चाहता था वैसे ही अब साइन, बस नाम ही तो दिया है और कुछ नहीं किया, इस एफ को एक स्पेशल नाम दे दिया क्या, साइन, ठीक है? हमें इस फंक्शन को क्या करना है, इन्वर्टिबल करवाना है। तो साइन को कहना है भाई पहले तो वन वन हो जा और फिर क्या हो जा, ऑन टू हो जा, फिर तेरा क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, अभी हमें पता है कि जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना सारे, साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, जो भी फंक्शन मैं बोलना चाहूँ सारे के सारे छः के छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो कैसे फंक्शंस होते हैं भाई, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस। अब आप बोलोगे ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, आपने बताया तो नहीं, तो भाई मैंने बताया था मैं फंक्शंस को डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है ना? जो जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो जो टर्म्स टर्मिनोलॉजी जो जो ऐसी आएंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है मेरे भाई, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा इक्वल टू वापिस कौन मिल जाए, एफ ऑफ एक्स फॉर एनी लीस्ट पॉजिटिव नंबर कोई भी, ठीक है ना? जहाँ पे आपका अल्फा क्या है, कोई भी लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना? लीस्ट पॉजिटिव नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो आप फंक्शन में इस तरह से सब्स्टिट्यूट करो, डोमेन में एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा आपको वापस क्या दे, एफ ऑफ एक्स दे, यानी कि एक टाइम के बाद फंक्शन की वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना? उसका क्या बोलते हैं, अल्फा को क्या बोला जाएगा, पीरियड बोला जाएगा, किस फंक्शन का, एफ फंक्शन का, ठीक है? ये सब आपको पता है। जैसे कि मैं आपको ग्राफ के अंदर लेके जाना चाहूँ, तो जो साइन फंक्शन का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब रिपीटिशन आनी स्टार्ट हो जाती है एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, आपको भी पता है इस बात का, है ना? आप कहोगे ज़्यादा मेरे को अब इतना भी मत पढ़ाओ फंक्शंस के बारे में, तो भाई पढ़ लो कोई बात नहीं है। देखो ग्राफ में बताऊं अगर मैं आपको, तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है साइन एक्स का, ठीक है? तो ये देखो साइन एक्स का ग्राफ आ गया, मैं इसको आपके सामने जूम करके दिखाता हूँ। तो जूम करने से हमें क्या पता चला, ये अपना कौन है जीरो, ठीक है? ये अपना कौन है पाई बाई टू, ठीक है? ये अपना कौन है पाई, ठीक है? ये अपना कौन है थ्री पाई बाई टू, ये अपना कौन है टू पाई। तो यहाँ पे जीरो से लेके टू पाई तक आपका साइन का जो एक वेव है, एक जो कर्व है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना? कर्व तो नहीं कह सकते, वेव कह सकते हैं। एक जो वेव है वो कंप्लीट हो जाती है आपकी जीरो से लेके टू पाई तक। ओके गोट इट। उसके बाद देखो, अब कर्व कहाँ से शुरू हुई थी, जीरो से शुरू हुई थी और ऊपर उठना स्टार्ट हुई थी। तो अगेन आप देखोगे टू पाई जो है ना, वहां से फिर से कर्व वैसे ही हरकतें करना स्टार्ट कर रही है। यहाँ पे आ गई, फिर वहां पे, फिर ये नीचे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर ये फिर से आ गई। यहाँ पे वही टू पाई से लेके फोर पाई तक फिर से वही कर्व कंप्लीट हो गई, ठीक है ना? ऐसे ही आप बैक साइड में देखोगे, जीरो से नीचे की साइड ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे आके आपकी कर्व फिर से वही कर्व कंप्लीट होगी, ये वाली, ठीक है? तो ये कर्व बार बार ऐसे ही चल रही है, यहाँ से ऐसे गई, फिर यहाँ से ऐसे गई, फिर यहाँ से ऐसे। तो ये कर्व क्या है, पीरियोडिक फंक्शन की कर्व है जो कि रिपीट हो रही है। रिपीट कौन हो रहा है, देखो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, वाई की वैल्यू कितनी है, वन। अगेन यहाँ पे देख सकते हो कितनी वैल्यू है, वन। अगेन यहाँ पे देख सकते हो कितनी वैल्यू है, वन। अगेन यहाँ पे देख सकते हो कितनी वैल्यू है, वन। तो भाई फंक्शन देखो एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, माइनस थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे कितना हो रहा है, पाई बाई टू, यहाँ पे कितना हो रहा है, फाइव पाई बाई टू, यहाँ पे कितना हो रहा है, नाइन पाई बाई टू। बट देखो वैल्यू क्या क्या मिल रही है, वन वन वन। यानी कि हो क्या रहा है कि आपको अलग अलग इनपुट्स पे एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा, आपको अलग अलग इनपुट्स पे जब क्या मिल जाए, सेम वैल्यू मिल जाए, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। और मेरे भाई पीरियोडिक फंक्शन कभी भी क्या नहीं होता, वन वन नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो मैं यहाँ पे अगर आपके सामने साइन की ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, तो ये अपना ले लीजिए
क्वाड्रेंट बोलूँ या फिर अपने एक्सिस, ठीक है? दिस इज़ आवर एक्सिस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सपोज़ ये अपना 0, 0 ठीक है? सपोज़ ये अपना पाई एंड सपोज़ ये अपना 2 पाई, ओके? तो 0 से पाई तक तो साइन का ग्राफ ऐसे रहता है, पाई से 2 पाई तक ये ग्राफ आता है, ठीक है ना? फिर 2 पाई से फिर से यहाँ पे अपना 3 पाई एंड अगेन यहाँ पे अपना 4 पाई। तो भाई 2 पाई से 3 पाई तक ग्राफ ऐसे एंड 3 पाई से 4 ये थोड़ा-सा गैप ज़्यादा ले लिया, यहाँ पे कम ले लिया, तो माफ़ कर देना मेरे को ऐसे, ठीक है ना? इतना भी मत वो देखना। तो देखो 0 से यहाँ पे कौन होता है? यहाँ पे अपना 1 होता है, ओके? यहाँ पे अपना 1 होता है, यहाँ पे भी क्या होता है? अपना 1 पीक वैल्यू, ठीक है ना? तो आप कब कहोगे कि कोई फ़ंक्शन ग्राफ से कैसे पता करते हैं कि मेरा फ़ंक्शन 1, 1 नहीं है? आप क्या करना, एक्स एक्सिस के अलोंग आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना, कोई भी पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर वो लाइन आपके ग्राफ को 1 से ज़्यादा बार कट करे, 1 से ज़्यादा बार, सपोज़ आपका ग्राफ ये है, अब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो ना, तो देखो वो इस कर्व को एक ही बार कट करेगी, ठीक है ना? तो यही कहना चाहता हूँ, ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व आपकी ये कर्व, ये आपकी इस पैरेलल लाइन को एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपकी इस पैरेलल लाइन को 2 जगह पे कट कर रही है। 2 जगह पे कट करने का मतलब आपका जो फ़ंक्शन है ना, वो 2 वैल्यू ले रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है ना? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अलग-अलग x की वैल्यू अलग-अलग के लिए वो सेम y की वैल्यू ले रहा है। उसका मतलब क्या है? आपका फ़ंक्शन 2x की वैल्यू के लिए f(x1) भी आपको y मिल रहा है और आपको f(x2) भी y मिल रहा है। 2x की अलग-अलग वैल्यू के लिए आपको सेम आउटपुट मिल रहा है, यानी कि मैनी मैनी वन वन, यानी कि आपका फ़ंक्शन कैसा है? मैनी वन है भाई साहब, ऑन टू नहीं है। तो जो साइन की कर्व होती है ना, वो तो पीरियोडिक फ़ंक्शन की कर्व है, वो तो रिपीट करेगी, यानी कि एक टाइम के बाद वैल्यूज़ रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और मैं बेसिकली आपको बताना चाहूँ तो आपको पता ही होगा, जो साइन फ़ंक्शन होता है अपना क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बताऊँ, तो ये अपना 0 होता है। साइन 0 कितना होता है? ठीक है, आप कहोगे कि हमको पता है, ज़्यादा मत बताओ आप, ठीक है? तो ये साइन 0 ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है? तो ये क्या होता है अपने पास साइन 0, 0 यहाँ पे कितना होता है? साइन पाई बाई 2 1 होता है, ठीक है ना? यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन पाई 0, अगेन यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है? -1। अब यहाँ पे साइन 2 पाई कितना होता है? 0। देखो साइन 0 कितना? 0, पाई पे भी कितना मिला था? 0, फिर से 2 पाई पे मिला कितना? 0। भाई एंगल तो चेंज हो रहा है, फिर से आप नेक्स्ट रोटेशन में जाना स्टार्ट करोगे ना, तो अगेन यहाँ पे एंगल आएगा आपका कितना? 5 पाई बाई 2, ठीक है ना? जब आपका एंगल आएगा 5 पाई बाई 2, तो आप क्या देखोगे? आपकी वैल्यू फिर से कितनी आ रही है? 1। अगेन आप घूम के आओगे 3 पाई पे, 3 पाई पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी? फिर से 0। तो ऐसे आपको 0 पे भी 0 मिल रही थी, पाई पे भी 0 मिली, 2 पाई पे भी 0 मिली, 3 पाई पे भी 0 मिल रही है। तो देखो साइन फंक्शन की वैल्यू बार-बार रिपीट हो रही है। साइन ऑफ पाई भी कितना मिल रहा है आपको? 0, साइन ऑफ 0 भी कितना मिल रहा है आपको? 0। तो 2 वैल्यू ही देख लो, ज़्यादा क्यों देखनी है? 2 वैल्यू पे आपको क्या मिल रही है? सेम वैल्यू, यानी कि साइन फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन नहीं है। चलो ये हो गया मतलब रेस्ट्रिक्शन अपना कि भाई साइन फंक्शन, ये तो सत्यानाश हो गया एकदम से, बिल्कुल ही, क्योंकि हमें तो चाहिए था कि फंक्शन को 1 1 होना पड़ेगा। ये देखो ऊपर ये फंक्शन क्या हो रहा था, अगर f को 1 1 सॉरी f को अगर इन्वर्स होना है, इन्वर्टिबल होना है, ये रहा। f को अगर इन्वर्टिबल होना है तो ये तो कहेगा भाई कि पहले तो 1 1 और फिर ऑन टू हो, फिर तेरे को इन्वर्टिबल करवाऊँगा, ठीक है ना? शादी करनी है तो पहले जॉब लगना पड़ेगा, ठीक है ना? तभी आप शादी के लायक हो पाओगे। एबल टू मैरिज, मैरिजेबल, यानी कि इन्वर्टिबल, ठीक है? मज़ाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। देखो, सो हियर अभी हमें फ़ंक्शन का इन्वर्स चाहिए है, तो हमें फ़ंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा? इन्वर्टिबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इन्वर्टिबल बनाना पड़ेगा, तो इन्वर्टिबल के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 1 1 करना पड़ेगा और ऑन टू करना पड़ेगा, ठीक है? तो 1 1 और ऑन टू करने के लिए हमें फ़ंक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती हैं। जैसे हमारा जो f फ़ंक्शन होता है ना, सपोज़ जो हमारा साइन फ़ंक्शन है वो R टू R डिफ़ाइन होता है बेसिकली, है ना? रियल टू रियल जो हमारा साइन फ़ंक्शन होता है, वो R टू R डिफ़ाइन होता है, ठीक है? अब हमें जब फ़ंक्शन को ऑन टू बनाना होता है, तो ऑन टू क्या ही करता है, फ़ंक्शन की जो कोडोमेन होती है ना, जब वो आपकी रेंज के क्या हो जाए? इक्वल, यानी कि हर एक एलिमेंट की क्या मिल जाए आपको? प्रीइमेज मिल जाए। यानी कि जो आपकी बाइंडेड जो एलिमेंट्स है ना, वो सारे के सारे आपके क्या ही बना दें? कोडोमेन बना दें। यानी कि रेंज और कोडोमेन जब बराबर हो जाए, तो उस फ़ंक्शन को क्या कहते हैं? ऑन टू कहते हैं। और अगर आपको फ़ंक्शन आपका ऑन टू बनाना है, तो आपका फ़ंक्शन जिस पे मैप कर रहा था, आप कोडोमेन को हटा के आप उसकी क्या ले लीजिए? रेंज। यानी कि कहना चाहूँ, अगर आपका फ़ंक्शन डिफ़ाइन है आपकी डोमेन से लेके कोडोमेन तक, तो आप क्या कीजिए? आपके फ़ंक्शन को आप डिफ़ाइन कर लीजिए डोमेन से लेके रेंज तक, तब आपका फ़ंक्शन ऑटोमैटिकली क्या बन जाएगा? ऑन टू बन जाएगा। अब आपको पता है मैं बेसिकली साइन पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ साइन पे, ठीक है ना? बाकी सभी को हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? तो जो आपका साइन फ़ंक्शन होता है, वो कहाँ से कहाँ होता है?
सॉरी उसकी रेंज क्या होती है? -1 टू 1 साइन फ़ंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? -1 टू 1। तो जो आपका एफ फ़ंक्शन है, सॉरी आपका जो साइन फ़ंक्शन है, उसकी रेंज आपको पता चला -1 टू 1 लाई करती है, ठीक है ना? तो ये इसकी रेंज होती है, तो हम साइन फ़ंक्शन को कहाँ डिफ़ाइन कर देंगे? उसकी डोमेन यानी कि R ले लेते हैं, R से लेके -1 टू 1 पे। तो ये तो बना साइन फ़ंक्शन अपना ऑन टू। अभी हमें इसको क्या भी बनाना है? 1-1 भी बनाना है, भई इन्वर्टिबल बनाना है ना, तो 1-1 भी बनाना पड़ेगा। अब साइन फ़ंक्शन तो मैनी 1 होता है, क्योंकि ये पीरियोडिक होता है, ठीक है ना? सारे ट्रिग्नोमेट्री फ़ंक्शन की बात कर रहा हूँ साथ-साथ, ठीक है ना? सारे फ़ंक्शन पीरियोडिक होते हैं। टेंजेंट और कोट का पीरियड क्या होता है? पाई और बाकी चारों का क्या होता है? 2 पाई, ठीक है ना? तो सारे फ़ंक्शंस अपने पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक होते हैं मतलब उनकी वैल्यूज़ रिपीट करती हैं एक फ़ाइनाइट वैल्यू के बाद, ठीक है? उनकी वेव रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। उनकी जो कर्व है, उनका जो ग्राफ है, वो फिर से वही वैल्यू लेना स्टार्ट कर देता है और उसका मतलब है वो फ़ंक्शन 1-1 नहीं है, मैनी 1 है, ठीक है ना? तो सभी की डोमेन्स को और कोडोमेन्स को हम रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं ताकि उनका क्या पॉसिबल हो जाए? इनवर्स। क्योंकि भई आप लोग पढ़ तो रहे हो ना कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स कहाँ से आए ये? टैन इनवर्स, कोट इनवर्स कहाँ से आई? ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है अगर इनके ऊपर इनवर्स लगाना शुरू ही कर दिया, तो कुछ तो हुआ होगा ना ऐसा कि भई आप इनके इनवर्स बोल पा रहे हो आज के दिन, ठीक है ना? तो क्या ही किया होगा? सिर्फ़ इनकी जो कंडीशंस हैं वो सैटिस्फाई करवाई हैं कि भई शादी करनी है तो जॉब लगना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इन्वर्टिबल होना है तो 1-1 ऑन 2 होना पड़ेगा। अब 1-1 करने के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और ऑन 2 करने के लिए कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। कोडोमेन को तो मैंने आपको करके बता दिया कि उसकी रेंज तक उस फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कर दो, फ़ंक्शन हो जाएगा ऑन टू। ठीक है? अब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट क्या करना होता है कि जहाँ से आपकी वैल्यूज़ क्या होना स्टार्ट हो जाती हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। सपोज़ इस फ़ंक्शन की वैल्यू यहाँ तक क्या चल रही है, एक-एक हर एक वैल्यू अलग-अलग मिलेगी आपको, ठीक है ना? बट जहाँ से यहाँ से ये ऊपर होना स्टार्ट होएगा ना, ये जो वैल्यू यहाँ पे मिल रही थी, वही वैल्यू ऐसे फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है ना? तो हमें रिपीट नहीं होने देना बेसिकली, हम साइन का ग्राफ भी देखेंगे कि कहाँ से हमारी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होती हैं और जहाँ से रिपीट होंगी, वहीं से हम उसको क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। रेस्ट्रिक्ट का मतलब हमें क्या करना है, उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्शन देनी है ताकि हम उसका क्या बोल पाएँ कि इसका क्या एग्ज़िस्ट करेगा, 1-1 फ़ंक्शन एग्ज़िस्ट करेगा, ठीक है ना? 1-1 वैसे हम एग्ज़िस्ट करवा सकते हैं किसी का भी, उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जहाँ पे भी वो 2-2 वैल्यू मिल रही हैं, उनको डोमेन से बाहर कर देंगे, ठीक है ना? तो वो फ़ंक्शन 1-1 बन जाएगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, साइन फ़ंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, एक बार देखिए फिर से। तो जो साइन फ़ंक्शन का आपका ग्राफ है, वो कुछ ऐसे होता है। ये रहा साइन फंक्शन का ग्राफ देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि 0 से लेके यहाँ तक π/2 तक, ठीक है? सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 तक सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएँगी। फिर π/2 से लेके पाई तक, दिस इज़ पाई, कैसी वैल्यू आ जाती है सारी? अगेन पॉजिटिव, क्योंकि साइन फंक्शन है, देखो एक्स एक्सिस से ऊपर रह रहा है, ठीक है ना? फिर पाई से लेके 3π/2 तक सारी नेगेटिव वैल्यू, यानी कि 0 से लेके -1 तक जो भी वैल्यू हो सारी आ जाती हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद -1 टू अगेन वही वैल्यू फिर से रिपीट होगी 2 पाई तक, ठीक है ना? तो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक वो वैल्यू फिर से आ रही थी और यही वैल्यू फिर से आ रही थी। फिर अलग यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू आई और फिर कौन-सी वैल्यू आई? फिर से नेगेटिव वाली वैल्यू रिपीट होने लगी, ठीक है ना? तो देखो 0 से 2 पाई के बीच में ही जब आप एक रोटेशन करते हो ना, एक रोटेशन में ही वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। देखो अगर मैं इसको क्वाड्रेंट से बनाना चाहूँ, तो शेप ले लीजिए ऐसी और ये ड्रॉ कर लिया मैंने ग्राफ, सॉरी इसको नहीं लेते एक बार, इसको नहीं लेते, हम शेप लेते हैं ये, ठीक है? एक्सिस लेना है ना हमें तो, दोनों एक्सिस लेना है। सपोज़ दिस इज़ आवर शेप, इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। सपोज़ दिस इज़ आवर शेप, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, देखिए आपका जो साइन होता है ना, साइन की जो कर्व होती है वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है? तो ये आपकी साइन की कर्व होती है, ये आपकी साइन की कर्व होती है, ठीक है ना? तो यहाँ ये जहाँ से रिपीट होना, ये पीछे भी ऐसे ही चलती रहती है, ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है? अब हमें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी कि हम उन वैल्यूज़ तक बात करेंगे जहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना वो रिपीट ना हो, ठीक है? तो आइए बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं इनको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहूँ तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। साइन फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक सारा क्या रहता है? पॉजिटिव 90 तक। 90 तक साइन फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव रहते हैं ना, ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना? उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे एंटर करते हैं पाई तक, साइन अगेन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। इस क्वाड्रेंट में भी साइन क्या रहता है? पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वो जो आपको याद करवाया जाता है, आपको पता ही है अब तो कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव। सेम यार थर्ड क्वाड्रेंट में
साइन क्या रहता है नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या रहता है नेगेटिव रहता है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि साइन फंक्शन की वैल्यूज जो है ना वो -1 to 1 जाती हैं। तो मैं इस चीज को अगर एक बार ऐसे लिखना चाहूँ -1 to 0 यूनियन 0 to 1, यानी कि मेरे को नेगेटिव वैल्यूज को भी कंप्लीट करना और पॉजिटिव वैल्यूज को भी। तो आप देख पा रहे होगे 0 से 90 तक सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ चुकी होती हैं। 0 से 90 तक, 0 से 90 तक, 0 से 1 के बीच की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी साइन फंक्शन की। हम 10th क्लास से टेबल याद करते हैं, ठीक है ना, हमें पता है इस बात का। उसके बाद पाई/2 से पाई में अगर मैं जाऊँगा ना, तो मेरे को पॉजिटिव वैल्यू फिर से मिल जाएँगी, तो वो तो 1 1 को फेल कर देंगी, वही वैल्यू मिलेंगी 0 से 1 वाली। बट मेरे को तो ये चाहिए, है ना? तो मैं क्या ही करूँ, पाई से लेके 3π/2 तक आ जाता हूँ एक बार, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को सारी कैसी वैल्यू मिल जाएँगी नेगेटिव, यानी कि मेरा काम अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चला जाऊँ, फिर इसको छोड़ दूँ और यहाँ पे आ जाऊँ, तो इन दोनों में एक तो इस क्वाड्रेंट में और एक इस क्वाड्रेंट में मेरी सारी वैल्यू आ जाती है -1 से 0 की भी और 0 से 1 की भी। जब एक क्वाड्रेंट के अंदर एक फंक्शन पूरा रोटेट करता है तो उसकी सारी वैल्यू आ जाती है, उस क्वाड्रेंट की सारी वैल्यू जो भी पॉजिटिव वैल्यू वो सारी आ चुकी होती है, ठीक है ना। दूसरे क्वाड्रेंट में वो वही वैल्यू गेन करता है बट साइन उसका चेंज होता है बस, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन फंक्शन को देखोगे तो उसकी कैसी वैल्यू आएंगी नेगेटिव आएंगी बस, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कैसी वैल्यू आने वाली है नेगेटिव फंक्शन, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि साइन फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है और यहाँ पे नेगेटिव ले रहा है, ठीक है ना। इस जो ग्राफ है इसके अंदर कैसी वैल्यू ले रहा है नेगेटिव, तो हमें इसकी वो वैल्यू चाहिए जो एक बार आए और बार बार रिपीट ना हो, ठीक है ना। हमें साइन फंक्शन की ऐसी वैल्यू चाहिए जो सिर्फ एक बार आए, ठीक है। यानी कि -1 to 1 की जो सारी वैल्यू है ना वो सिर्फ एक बार आए। तो 0 से लेके पाई/2 तक सारी वैल्यू आ चुकी पॉजिटिव। ऐसे ही नीचे अगर मैं आऊँ यहाँ तक, नीचे अगर मैं आऊँ यहाँ तक फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो भी सारी कौन सी वैल्यू आ चुकी है नेगेटिव। तो मैं क्या ही करता हूँ, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, अगर मैं नीचे से एंगल ट्रेस करना स्टार्ट करूँ तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ -π/2, यानी कि π/2 से लेके -π/2 तक अगर मैं लूँ साइन फंक्शन के जो डोमेन है उसको अगर मैं -π/2 से π/2 तक लूँ तो मेरे को सारी वैल्यू मिल जाएंगी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और एक भी वैल्यू रिपीट भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि साइन फंक्शन जो अपने पास था उसकी जो डोमेन है ना उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया हमने -π/2 से लेके π/2 तक, और कहाँ तक -1 to 1। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से यहाँ डिफाइन करूंगा ना तो आप कोई भी वैल्यू देख लो पुट करके, आपको हर वैल्यू पे अलग अलग यूनिक वैल्यू मिलेगी और डिफरेंट इमेज मिलेगी, ठीक है ना, और सभी की मिलेगी, ठीक है। तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा फिर 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। फिर हम बोल पाएंगे कि साइन फंक्शन का क्या बोल दो भाई इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ये बात आप बोल दो, छुट्टी है आपकी, ठीक है ना, खुले में बोलो मस्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो कल से मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको मस्त क्वेश्चंस मिलेंगे और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो अप्रोच है, आई होप इस वीडियो में आपको जो कंसेप्ट हैं वो पीछे के और अभी के भी, यानी कि फंक्शन के, ट्रिग्नोमेट्री के और सारे मिक्सअप मिले हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में क्वेश्चंस की सॉल्यूशन देखनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो से अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन मिलेगी अच्छे तरीके से, सभी स्किल्स के साथ सभी क्वेश्चंस को मैंने डिफाइन किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तक अप्रोच कर चुके हैं। आपने देखा कि हमने साइन फंक्शन को अप्रोच कर लिया है। मैंने बोला था कि हम एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे बात करेंगे और बाकी पे एक्सटेंड कर जाएंगे, ठीक है ना, अपने रिजल्ट को सभी पे नहीं डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इनवर्स देखने वाले हैं कि किस फंक्शन का इनवर्स कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना अगर कंटेंट पसंद आए तो, और शेयर कर देना, स्टूडेंट्स को बता देना कि यहाँ पे चैनल के ऊपर आपको सभी क्वेश्चंस की जो है वो सॉल्यूशन मिलेंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बेसिक्स था। थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट कर देना। हैप्पी लर्निंग।